ओके, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। तो आज का हमारा बैच ERKM 056 वाला ये बैच है हमारा। ठीक है, तो ये आज हमारा 17 फरवरी 2021 है, जो कि आज से ही आपका मेनली स्टार्ट होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, अभी कहना हो तो बोल करके ना बोल, अपना लिख करके बताइएगा, ठीक है, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो। देखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके माइक को ऑन कर दूंगा। ध्यान से सुनो। पिछली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था और उसमें मैंने कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में बताया था आपको कि कहाँ पे कैसे रूल्स लगाएं कि आपको पूरा अगर इंग्लिश नहीं भी आता, टेंस वाइज नरेशन नहीं भी आते, तो आप इजीली तब भी आंसर्स को डील कर पाएंगे। मैं एक दो फिर से बता देता हूँ। इसके बाद पढ़ रहा हूँ, बेसिक्स से स्टार्ट करना। हाँ हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मान करके मत चलना कि जीरो से सिखा रहा हूँ तो जीरो पे ही रह जाऊंगा। मैं जीरो से मैं फिर लेवल भी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बेसिक आता है, वो एडवांस के लिए बैठे हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है। तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी को बिल्कुल बिगिनर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिगिनिंग से सिखाना है मेरे को आप लोगों को, ठीक है। और धीरे धीरे करके मैं लेवल को उठाऊंगा भी। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो उसी टाइम आप मेरे को पूछ सकते हो, मतलब मैं आपके माइक को अभी ऑन कर दूंगा थोड़ी देर में, आप इजी उसी टाइम मेरे से पूछ सकते हो। इस मेरी क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि एक तो मैं ज्यादा बच्चों की गैदरिंग करता नहीं हूँ, ठीक है, लिमिटेड बच्चे होते हैं। तो आप बोल करके अपनी बात कह सकते हो, ऐसा नहीं कि कमेंट करके आप वेट करते रहो कि सर मेरा कमेंट पढ़ेंगे तो जाके मेरा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। चलो, एक उन्होंने एक बात पूछी थी, पहले मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। इनका एक डाउट था कि सर आपने जो पिछली क्लास में बोला था कि आज के साथ टू, दैट और क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो सर एक बार इसको रिवाइज करवा दो। बेटा बहुत छोटी सी चीज थी, देखो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे उनको मैं फिर से बता दूं। बेटा ये एक ट्रिक बताई थी मैंने, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है, शी आस्क्ड मी दैट व्हाई दे वर, व्हाई दे वर, ये वर्ड ठीक से लिख देता हूँ, एक सेकंड, व्हाई दे वर प्लेइंग आउटसाइड। जैसे ये सेंटेंस है बेटा, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रहना है कि आस्क के साथ टू, दैट और क्वेश्चन मार्क तीनों नहीं आएगा। अब देखो यहाँ आस्क लिखा है, इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा आखिरी में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। टू आ रहा है क्या आस्क के बाद? नहीं आ रहा। दैट आ रहा है इसके बाद? हाँ आ रहा है, ये गलती है। सेंटेंस बन जाएगा ऐसे, शी आस्क्ड मी व्हाई दे वर प्लेइंग आउटसाइड, इस तरीके से बनना है, ठीक है। हो सकता है गलती यहाँ दी होती, शी आस्क्ड टू मी, तो टू नहीं आता, दैट दे रखा था काट दिया हमने, ठीक है। हो सकता है इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता, व्हाई वर दे प्लेइंग आउटसाइड, तो वो काटना पड़ता। समझ गए? ये चीज सिखाई थी। अब शुरू करें फिर आज की क्लास को। ओके एवरीबॉडी, तो बिल्कुल बिगिनर मान करके आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ चीजों को। देखो, टेंस की बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते हैं। जैसा कि हम सबको पता होता है कि टेंस हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तीन तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगर सोचो कोई भी बात अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रेजेंट में हो रही है, जैसे मान लो अभी मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वो खेल रहा है, नेहा खाना बना रही है, अमित खाना खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो अगर हम ऐसी बातें बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काम हम होते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं जस्टिफाइड एक्शन, यानी कि रियल एक्शन। जस्टिफाइड एक्शन मतलब ऐसे एक्शन, ऐसी एक्टिविटी जो कि रियल में हो रही है। अच्छा, पास्ट में अगर कोई काम हुआ, जैसे मैं कहता हूँ धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तो वो पास्ट में वो काम हो चुका है, तो हम उसको बताते समय भी जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि वो भी श्योर है कि हाँ भाई वो काम हमने होते हुए देखा था। क्या फ्यूचर के किसी भी काम को हम श्योर होके बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। अब जैसे मान लो कि आरती है, अब ये सोचती है कि भाई मैं जो है कल जो है अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जाऊंगी। अब इसने तो ये प्रेडिक्ट कर लिया कि ठीक है भाई मैं कल मार्केट जाऊंगी, लेकिन पॉसिबल ये है कि हो सकता है कि अगले दिन ये मार्केट ना जा पाए, किसी भी रीजन से। हो सकता है इसकी फ्रेंड मना कर दे, हो सकता है इसी को कोई और काम आ जाए, हो सकता है इसके पापा कोई काम अड़ा दे, या हो सकता है कि इसके पास पैसे खत्म हो जाए, ठीक है, तो नहीं जा पाए। कहने का मतलब ये है, यानी कि फ्यूचर जो होता है आप कितना भी प्रेडिक्ट कर लो, ये अनजस्टिफाइड होता है, अनश्योर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो अनजस्टिफाइड एक्शन होता है। अब देखो ग्रामर का क्या कहना है, ग्रामर सीधी सीधी एक बात कहता है कि अगर कोई सेंटेंस अनजस्टिफाई है तो सीधी सी बात है कि उस एक्शन को पहले जस्टिफाई करो, देन तभी उसको आप सेंटेंस में लिख सकते हो। अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए ग्रामर एक मोडाल का सहारा देता है जिसको कहते हैं विल और शैल। मुझे लग रहा है अब आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि बचपन से हम फ्यूचर में विल शैल क्यों पढ़ते हैं। आज समझ आया क्यों फ्यूचर में विल शैल पढ़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर एक अनजस्टिफाई एक्शन मोड होता है। यही कारण है कि बचपन से आज तक हमें डंडा मार मार के सिखाया गया था कि कहीं पे भी विल शैल आ जाए तो समझ जाना फ्यूचर है, या फ्यूचर आ जाए तो वहां पे विल शैल जरूर आएगा, क्योंकि विल शैल जो होता है वो किसी भी एक्शन को जस्टिफाई करने का काम करता है। ठीक है, ओके, अगर क्लियर हो गया है तो एक बार थंब दिखा दो, जैसे अभी आरती ने दिखाया था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कंचन, लता मंगेशकर जी आप भी दिखा दो एक बार ऐसे। अरे बाप रे, इतने सारे हाथ, काफी अच्छा लग रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिखते भी रहना बच्चों, लिखते भी रहना, ठीक है। देखो, अब हम कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस को अगर मैं बनाता हूँ, फॉर्मेशन बना करता हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमारे पास उसका एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं कहूँ कंडीशन नंबर 1 कि मेरे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सेंटेंस बनेगा? मैं आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ, बस शर्त इतनी है कि जब जरूरत हो तभी अनम्यूट करना, ठीक है? अपनी बात बोलने के बाद फिर म्यूट कर देना, ठीक है? आपको आपकी आवाज लौटा दी मैंने, हाँ, अब बोल करके साथ साथ में करना, ठीक है? अगर मेरे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सेंटेंस बनेगा? यस सर। बन जाएगा। एग्जैक्टली बन सकता है। म्यूट कर लो, ये पीछे से सीटी की आवाज आ रही है। बन जाएगा। सर आप ये बिगनिंग से क्यों करा रहे हो? अगर हमारे पास वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, इस बार सब्जेक्ट नहीं है, यस सर। सब्जेक्ट नहीं है तो इस बार बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। कंडीशन नंबर 3, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट है, इस बार क्या नहीं है? वर्ब नहीं है, देन अब बनेगा? अब बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है बच्चे कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता नहीं है। इस बात को तो सबसे पहले दिमाग में रख लो। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस दुनिया का नहीं बनता। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, मैं किसी भी हर तरीके के उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, हर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? बिना वर्ब के नहीं बनता। अब जैसे सब्जेक्ट और वर्ब से कैसे बन सकता है, जैसे द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन हो गया सब्जेक्ट, डाइड हो गया वर्ब। द लायन रॉर, द लायन हो गया सब्जेक्ट, रॉर हो गया वर्ब। अच्छा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे ओपन द विंडो, कॉल योर पेरेंट्स, शट योर माउथ, बन रहा है। लेकिन इसका कोई भी एग्जांपल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिना वर्ब के नहीं बनता। अब इतनी बात आपको पता है कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता नहीं है, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, राइट? कोई एक्टिविटी। वर्ब का मतलब होता है कोई एक्टिविटी, यानी कि कोई क्रिया। अब सोचो, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई क्रिया होगी, तो इन्हीं टाइम में से किसी एक में होगी, या तो वो एक्टिविटी प्रेजेंट में होगी, या पास्ट में, या फ्यूचर में। इनके बाहर तो कोई काम हो नहीं सकता, कोई क्रिया हो नहीं सकती है। तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि बिना वर्ब के दुनिया का एक भी सेंटेंस नहीं बनता, और जहां वर्ब आएगा वहां पे कोई ना कोई टेंस जरूर आएगा। यानी हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि दुनिया के हर सेंटेंस में कोई ना कोई टेंस जरूर होता है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को कर रहे हैं, वन बाय वन, धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाएंगे और फिर आपके क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, राइट? चलिए, साथ साथ में आप लोग लिखते भी जाइएगा, ठीक है? जो जो चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, चीजों को लिखते भी जाइएगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब काम कर रहा था, वर्ब हमारे पास बच्चे 3 तरीके से काम करता है। पहले आप इस चीज को समझ लेना, ठीक है? ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। वर्ब बेटा हमारे पास 3 तरीके से काम करता है। कैसे कैसे काम करता है? एक तो एक्शन के लिए, ठीक है? दूसरा किसी चीज के होने के लिए, बीइंग। और तीसरा होता है पोजीशन के लिए, यानी कि हैज, हैव, इस तरीके से, ठीक है? मतलब एक हो गया हमारे पास एक्शन, एक हो गया बीइंग, और एक हो गया हैज, हैव, मतलब पॉजिटिव के लिए। शॉर्टकट में अगर इसको ब्रैकेट में चाहे तो कह सकते हैं पॉजिटिव, यानी कि पोजीशन, ठीक है?
ये जो एक्शन वाला सेंटेंस होता है इसमें सारे एक्टिविटी वाले बात आती है, जैसे वो खेल रहा है, वो जा रहा है, वो हमने खाया, वो गया, जो भी बातें हैं। बीइंग का मतलब ये है जहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, और पॉजिटिव का मतलब भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो हमारे पास सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलो अभी के अभी हाथ में आपको क्लियर करवा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं कहता हूं कि दे आर, ये कौन आया, बबीता। अगर मैं कहता हूं बच्चों कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और एक सेंटेंस मैंने कहा कि दे आर माय स्टूडेंट्स, तो बच्चों दोनों में हमारे पास आर आ रहा है, दोनों में ही हमारे पास आर वाला वर्ड आ रहा है। तो क्या हम दोनों को ही प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ दें? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, पहले मैं उस सारी गलतियों को साफ कर रहा हूँ आपकी, कि दोनों में आर आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में हमको लगता है कि दोनों ही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। एक सेकंड, किसी बच्चे का मैसेज आया कुछ। अच्छा अच्छा, इनका इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है बच्चों, बस एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, हाँ, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर माई स्टूडेंट्स। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो प्लेइंग है ये हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी सॉरी फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म है। ओके, उसके साथ हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन वर्ब था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है, उसके बावजूद भी देखो सेंटेंस करेक्ट है हमारा, ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत है, सेकंड फिर भी हमारा करेक्ट है, गलत वहां तब भी नहीं था। तो ऐसे में अब हमको ये देखना है कि सेकंड वाला है कौन सा टेंस, उसको समझ लो। जिनको पहले से पता है कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं पता है वो सीख लो। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई आईएनजी फॉर्म तो आ नहीं रही है वर्ब की, तो ऐसे में हम इसको कंटिन्यूस तो नहीं बोल सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों, समझना, अगर हमारे पास बच्चों मेन वर्ब होता है, यानी एक्शन वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मेन वर्ब ना हो तो ऐसे में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। अगर हमारे पास मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, मेन ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बनता है। अच्छा, अगर ये मेन वर्ब बन गया तो उसकी फॉर्म भी होगी, होगी ना, हाँ कि ना? हर मेन वर्ब की फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं एक वर्ड लू गो, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। होता है ना, गो वेंट गॉन, और इसी गो को हम गोज भी पढ़ते हैं ही शीट के लिए, है ना? अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं वर्ड लिखूं ईट, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और इसी ईट को हम ईट्स भी पढ़ते हैं ही शीट के साथ। वैसे ही अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे हमारे पास आर जो है वो मेन वर्ब बताया, तो इसकी भी फॉर्म होगी, तो बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बच्चों बीन, और यही जो बी है इसी को बोलते हैं इज एम आर, ठीक है? ये थोड़ा सा जगह कम बचा है, शॉर्ट में लिख दिया इज एम आर। तो ये जो आर है बेटा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म निकली? तो ये आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकली। तो आप सब समझदार हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिससे कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं पे भी इज एम आर देख के कंटिन्यूस नहीं बोलना, कंटिन्यूस सिर्फ तब बोलना है जब हमारे पास आईएनजी दिखे। गॉट इट? वेरी गुड। अगर यहाँ पे बच्चों हमारे पास आर की जगह वॉज वर होता, ठीक है, तो अभी जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो बन जाता सिंपल पास्ट, ठीक है, तब सिंपल पास्ट बन जाता, राइट, क्योंकि वॉज वर आता। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो बी था हमारे पास, जिसके सेकंड फॉर्म में आ रहा था वॉज वर, पूरी इंग्लिश में ये एक मात्र ऐसा वर्ब होता है जिसकी सेकंड फॉर्म में दो दो वर्ड है। ध्यान से देखो, वॉज और वर दो दो हैं पूरी इंग्लिश में, इसके अलावा ऐसा कोई भी वर्ब नहीं होता जहां पे सेकंड फॉर्म में दो दो वर्ड होते हैं।
ठीक है। और टेक्निकली अगर आपने पहले कभी इंग्लिश पढ़ी है तो आपको याद होगा कि एक हमने एक चैप्टर पढ़ा था कंडीशनल, उसमें एक टॉपिक आता है इफ आता ना, इफ के साथ वर आ जाए तो हम ये लगाते। तो अब आपको याद आया कि वो वर क्यों लगाया जाता था, क्योंकि वर्क को बनाया ही इसलिए गया है कि ये कंडीशन को शो करे। दो काम है वर्क के, WERE वर्क, एक तो प्लूरल के लिए और दूसरा कंडीशन शो करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर सिंगुलर है ही वॉज बोलते हैं, प्लूरल है तो दे वर बोला जाता है, सिंगुलर में ही वॉज, प्लूरल में दे वर। और उसी तरीके से ये जो वर होता है ये कंडीशंस के लिए भी होता है। खैर जब वहां पहुंचेंगे तो ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में जो आपके लिए अभी फिलहाल जरूरी है वो सीख लो। क्लियर हुई बात बच्चों? अच्छा अब आ जाओ ये तीसरे वाले पे। तो यह जो बीइंग है, बीइंग का मतलब होता है किसी का होना। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मतलब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, मेरा टीचर होना, इस बात को आई एम अ टीचर सिंपल प्रेजेंट है। यानी कि आपने ये बात समझ ली कि कभी भी हमारे पास इज एम आर, वॉज वर या बी ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए बिना आईएनजी के, तो वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। अच्छा पॉजिटिव को भी सीख लो, पॉजिटिव को भी सीख लेते हैं। देखो, दे हैव बॉट अ कार, और दे हैव अ कार। ठीक है, दे हैव बॉट अ कार, दे हैव अ कार। यहाँ पे हमारे पास बच्चों दोनों में हैव आ रहा है, दोनों को तो परफेक्ट नहीं बोल सकते। अब ऐसे में हमारे पास यहाँ बॉट आ रहा है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट को फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन नीचे वाले में आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, तो ऐसे में अभी मैंने पीछे क्या रूल सिखाया, अगर मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, मेन ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। और अगर ये मेन बन गई तो उसकी फॉर्म भी होगी। तो जो मैंने पीछे सिखाया था वहां जगह नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, इसकी फॉर्म होती है ऐसे, हैव, हैड, दोबारा से हैड, और यही हैव को हम हैज पढ़ते हैं ही शीट के साथ। अब ये हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस बन गया बच्चों? सिंपल प्रेजेंट। ध्यान रहेगा, सबको क्लियर है? तो मेरे आपको सिखाने का मेरा मकसद यही था पहले कि थोड़ा बहुत आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, बेसिक एक बार क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। और इसके साथ अभी यूनिक चीज और सिखा रहा हूँ, नोट कर लिया ना इतना? ठीक है, तो अब से मैं आगे कहीं पे भी अगर अकेला हैज अ हेड लिखूंगा तो आप ये गलती तो कम से कम नहीं करोगे कि सर ये परफेक्ट टेंस है, अब तो कह दोगे कि सर ये सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ही हैज मैरिड डैश हर, ही इज मैरिड डैश हर। एक बार बच्चों मैं चाहूंगा एक बार बताना जरा क्या लग रहा है इसमें, क्या आना चाहिए आपको, जो भी ठीक लग रहा हो अपने हिसाब से एक बार बताने की कोशिश करना। किसी बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन और बढ़िया था, कुछ ऐसे ही था। हाँ ये आ गया। हम्म, हाँ अभी आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा भी मैं टॉपिक से हटा हूँ, ये भी मुझे याद आया था कि किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर अगले में जरूर बता देना, पता नहीं इसी बैच का था कि कौन सा था, उसने पूछा था ये चार था ना। ठीक है ठीक है, चलो जी। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग मुझे, अच्छा कर भी दिया, वाह। विथ सर अच्छा पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सेकंड वाले में टू, ओके मैं आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ जी। तो एक बार जो है आप लोग बोल के भी बता सकते हो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ये थोड़ा सा भी मैंने टेंस को रोका है, जरा इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने आप से बताने की कोशिश करो क्या लग रहा है। हम्म, फर्स्ट में ये तो आपकी आवाज ही करके आ रही है, क्या बांसुरी बजा रहे हो भाई? जिसके साइड में
AK47 आपकी साइड में भैया नेटवर्क का इशू है, आप लिख के ही अपना आंसर बताओ। आपकी आवाज ना ऐसा लग रहा है हारमोनियम बजा रहे हो तुम बैठ के। सर सेकंड और फोर्थ में 2 आना चाहिए। अच्छा एक आंसर आया, प्रिया लिखती है विथ या टू। ओके तुम्हारे यहाँ तो पावरी हो रही है तभी आवाज नहीं आ रही। चलो हाँ जी रुचि, नेहा, कोशिश तो करो। अमित, अच्छा आपने कभी इस बात को नोटिस किया है, जैसे किसी की शादी होती है तो फेसबुक पे अपडेट करता है ना, तो कभी गौर किया है कि लिखा आता है उसके साथ कुछ? जैसे मान लो किसी की शादी हुई कि पप्पू मैरिड डैश टिंकी, तो वहां पे कभी गौर किया है कि फेसबुक पे क्या लिखा आता है, पोजीशन या आता है या नहीं आता? चलो 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 विद विद, चलो मैं बता ही देता हूँ। खैर ज्यादा इसमें टाइम नहीं खींचते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन आया? बबीता, अरे बड़ा लेट आ रही हो, इससे कैसे काम चलेगा? चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग कोशिश कर करके परेशान हो गए हो। देखो किधर गया, यहाँ टू आएगा, यहाँ टू आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है? कुछ नहीं आएगा इन दोनों में, बाकी में टू आएगा। देखो कैसे आता है मैं समझा देता हूँ आपको वैसे, ठीक है? शॉर्टकट में समझ लो, वैसे तो इसको डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, शॉर्ट में फिलहाल के लिए बता देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैंने कहा हाँ अच्छा लॉजिकल लगा मुझे। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा, ये कौन आया? बबीता। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है ना? अच्छा ये जिन बच्चों को इसका अगर ना पता हो तो ये ट्रिक लिख लो फटाफट से, ये शॉर्टकट में ट्रिक लिख लो। इज एम आर, फटाफट लिख लो, इज एम आर, was were, be been और being। is am are was were और be been being, इसके साथ अगर कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव होता है, और इनको छोड़ के दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं, ठीक है? इस बात को नोट कर लो, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो, चाहे हाथ पे गुदवा लो, खोपड़ी पे गुदवा लो, कहीं भी। इस रूल का पूरी इंग्लिश में कोई भी तोड़ नहीं होता, ठीक है? क्लियर हो गया तो एक बार ठेंगा दिखाओ, फिर दिखा दो। ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था ना, इसलिए मैंने आपके सामने भी वो मेरिट वाला क्वेश्चन रखा है। मस्त वाला ठेंगा दिखा है। रुचि डन? ओके देखो बच्चे, तो हमने क्या सीखा? इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, इसके साथ वी थ्री आ जाए तो पैसिव होता है, इनको छोड़कर दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं। वापस आ जाओ यहाँ पे, देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है? अभी शॉर्ट में फिलहाल थर्ड फॉर्म समझ लो, वैसे तो ये पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, लेकिन इसको आसान करने के लिए, क्वेश्चन को इजीली हैंडल करने के लिए मैंने आपको इसको मेन वर्ब की तरह कंसीडर करवाया। अब यहाँ पे देखो मेरिट से पहले क्या इज एम आर है? नहीं। वॉज वर है? नहीं। बी बीन बीइंग है? नहीं। इसका मतलब ये एक्टिव लिखा है, ठीक है? ये एक्टिव लिखा है। अच्छा यहाँ देखो, इससे पहले इज एम आर है? हाँ जी है, इसका मतलब ये पैसिव लिखा है। इससे पहले इज एम आर नहीं, वॉज वर नहीं, बी बीन बीइंग नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव है। यहाँ जो इससे पहले इज एम आर वॉज वर, हाँ आ रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है। 1 और 3 एक्टिव है, 2 और 4 पैसिव है। तो हमेशा याद रखो कि ये जो मैरिड वाला वर्ड होता है, मैरिड वाला वर्ड अगर ये एक्टिव के फॉर्म में लिखा हो तो नो प्रीपोजिशन, तो नो प्रीपोजिशन, कुछ मत लगाओ। लेकिन अगर ये पैसिव के फॉर्म में हो, बेटा गांठ बांध लो इस बात को, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अगर मैरिड वाला वर्ड एक्टिव में लिखा हो, नो प्रीपोजिशन, कोई भी मत लगाओ। लेकिन अगर ये पैसिव के फॉर्म में हो तो टू लगाया करो। था ना इंटरेस्टिंग? कुछ नया सीखा? एक बार हाथ दिखा दो, एक बार ठेंगा दिखा के। मजा आया ना? सर अगर विथ लगा देंगे तो मतलब गलत है, नहीं गलत है, आएगा। गलत है। देखो मैं मीनिंग समझा देता हूँ, वैसे वो गलत होता है। पहले तो एक बार सारे लोग ठेंगा दिखा दो, अगर आपने लिख लिया हो, लिखने का काम भी हो गया और समझने का काम भी हो गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तब आपको बताता हूँ क्वेश्चन था कैसा। एक मिनट, उसमें भेजा था एक स्क्रीनशॉट। एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन भेजा था मुझे।
चलो पता नहीं किधर गया वो क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा था, इसी से रिलेटेड था कुछ, तो मैंने कहा कि एक बार आप लोगों के साथ भी मैं वो क्वेश्चन हाँ ये रहा, ये आ गया, ये रहा। लिख लो जरा इस क्वेश्चन को। ये पता नहीं एसएससी के कौन से पेपर का था, उतना कटिंग कट गया है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन मैरिड विथ दैट मैन, मैरिड विथ, बस यही क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन मैरिड विथ दैट मैन, ये क्वेश्चन था। अब तो खैर आंसर आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मैरिड से पहले इजएमआर है नहीं, वॉजवर है नहीं, बी बिन बिंग है, हाँ आ रहा है, बीन तो आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन हमारी पैसिव, एक्टिव या पैसिव, पैसिव है सर। राइट, पैसिव में लिखी है, ये पैसिव में लिखी है, इसका मतलब पक्की बात है कि यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन आएगा टू। अगर एक्टिव में होता तो कुछ नहीं आता, खाली छोड़ देता, हाँ। सीधा सेंटेंस बन जाता मैरिड दैट मैन। क्लियर हो गई बात? जी सर। बहुत बढ़िया, चलो कुछ नया सीखने को मिला। सर इस सेंटेंस में लास्ट में आपने फुल स्टॉप भी लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क्स वाली। अरे फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क के नीचे जो ऐसे बनता है ना वो है ये। अच्छा डॉट वो लगी, वो डॉट जो नीचे छोटा सा लगता है यार, इतनी सी चीज तो समझ लो। वो उस पर ध्यान नहीं दिया ना मैं। कोई बात नहीं, मतलब मेन मुद्दा समझ में आ गया ना। यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा पैसिव में था इसलिए टू आ गया, अगर ये एक्टिव होता तो खाली छोड़ देते, मतलब काट ही देते विथ को, भैया कुछ नहीं आएगा, यहाँ खाली छोड़ दो। समझ गए बात? सर लास्ट में एक बार ना सारी क्लास रिकॉल करा देना, वो मेरे नेटवर्क की वजह से मैं जुड़ नहीं पा रही थी, बार बार बैक हो रही थी। अच्छा चलो भैया, कौन सा नेट यूज करते हो, ऐसा मत किया करो बच्चों। चलो जी सर आज स्टार्ट ही हुआ करते है हैं। ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्लियर करवा दिए हैं, तो अब यहाँ से अब आपका कहानी शुरू होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, टेंस के कॉन्सेप्ट्स अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो लिखना कॉन्सेप्ट नंबर 1। पहला लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ एक्शन। टाइप्स ऑफ एक्शन। देखो अब आप लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको वो रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके सिखाऊंगा, तो आई एम सॉरी, मैं आपको वो चीज कुछ नहीं सिखाने वाला। मैं आपको जीरो से जरूर सिखाऊंगा, लेकिन वो चीज बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा जो आपके काम की बिल्कुल नहीं है, जो आपके पेपर में कभी नहीं पूछी जाएगी। मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपको आगे की क्वेश्चन करने में भी साथ देगा और एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी उम्मीद लेके बैठा है तो प्लीज क्लास छोड़ देना, ठीक है। कि रहा, रही, चुका, चुकी, चुके, ये लहसन प्याज अदरक वो सब मेरे बस की नहीं है कराना। देखो जी, टाइप्स ऑफ एक्शन, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास एक्शन 4 टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो हो सकता है कि अभी जो मैं आपको चीजें पढ़ाऊं थोड़ा सा एडवांस लेवल टच करूंगा स्टार्टिंग से करते करते, तो किसी को दिक्कत आए, मैंने आपको अभी अनम्यूट कर रखा है, मतलब सबको आपकी आवाज दे रखी है, तो दिक्कत आए रोक के पूछ लेना, लेकिन तभी म्यूट अनम्यूट करना जब पूछना हो, वैसे मत करके छोड़ देना, पीछे से आपका आवाज ज्यादा आता है। चलो, हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्शन 4 होते हैं, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या होता है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको समझते हैं जरा एक्शंस को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शंस, इन एक्शंस को जरा समझना है। देखो अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर कंटिन्यूअस वो एक्शन होते हैं जो किसी भी काम को रनिंग में होता हुआ दिखाएं, रनिंग मतलब वो काम चल रहा है ना। परफेक्ट वो होते हैं जो अभी अभी खत्म हुआ है, जो कि आप लोग बचपन से सीख रहे हो, चुका, चुकी, चुके, जो अभी अभी खत्म हुआ है उसको हम परफेक्ट कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना, अभी अभी खत्म हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में भी आपने रखते हुए देखा होगा। कई बार ऐसे में खोपड़ी घूम जाती है, यार ये क्या था। मान लो अभी किसी ने हमारा पेन उठा लिया, तो कहता है ना सर आई टुक योर पेन, तो भाई अभी तो सिंपल पास्ट में बोलते हैं, जबकि 2 मिनट पहले की घटना है। और हम बचपन से सीख रहे हैं कि जो काम जस्ट अभी अभी हुआ होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, और जो 10 साल पहले होता है उसे सिंपल पास्ट बोलते हैं। लेकिन 2 सेकंड पहले के काम को भी कई लोग सिंपल पास्ट में बोल देते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देना, समझो बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। देखो रियल लाइफ में ना हमारे पास 2 ही तरीके के एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हो सर, साउंड कट रही, क्या बात कर रहे हो? साउंड ठीक आ रही है बच्चों? ठीक आ रही है ना? ओके सर। आवाज सही है। हाँ ये बेटा तुम्हारे साइड से इंटरनेट का कुछ होगा प्रॉब्लम आरती,
ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, आपकी तरफ से ही है, मेरी साइड से होता तो सबको दिक्कत होती ना। देखो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो रियल लाइफ में एक्शन जो होते हैं ना दो ही होते हैं, या तो वो एक्शन हमारा कैसा होता है, रनिंग यानी कि कंप्लीट एक्शन होता है, या तो इनकम्प्लीट एक्शन होता है। ठीक है, इंग्लिश में हमारे पास दो ही एक्शन हो सकते हैं, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। एक सेकंड उल्टा लिख दिया, या तो कंप्लीट एक्शन या इनकम्प्लीट। एक बार दोबारा से साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ मैंने उल्टी चीज उल्टा लिख दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। या तो वो एक्शन हमारा इनकम्प्लीट होता है या तो कंप्लीट होता है। अब सोचो, अगर कोई एक्शन हमारा इनकम्प्लीट है, कोई एक्टिविटी अगर हमारी जारी है, चल रही है, खत्म नहीं हुई, इसका मतलब वो अपने आप आपको रनिंग मोड में दिखाई देगा, हाँ या ना। अब आप खुद सोचो, अगर मैं कहता हूं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब अभी वो काम रनिंग है, इनकम्प्लीट है। चाहे रनिंग कह लो, इनकम्प्लीट कह लो, एक ही बात है ना। यानी कि वो एक्शन हमारा भी इनकम्प्लीट है, तभी वो काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, या उसको रनिंग कह लो, तभी वही बात आएगी। तो ऐसे एक्टिविटी जो या तो हमारी इनकम्प्लीट हो या रनिंग हो, उसको कंटिन्यूस बोलते हैं, और जो खत्म हो जाए उसे परफेक्ट बोलते हैं। अब अगर कोई एक्शन हमारा इनकम्प्लीट है यानी रनिंग में है, इसका मतलब कभी ना कभी वो बिगिन भी हुआ होगा, शुरू हुआ होगा, और कभी ना कभी वो खत्म भी होगा। यानी कि कभी ना कभी शुरू हुआ, कभी ना कभी खत्म होगा, इसका मतलब वो कैसे एक्शन है, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब है जो कुछ समय के लिए है। कुछ समय का मतलब वो 2 मिनट का भी हो सकता है, वो 10 दिन का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, टेम्पररी है। ठीक है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगा। तो टेम्पररी वाली बात थी। ठीक है, अगर ऐसे एक्शन की वो कैटेगरी जो या तो इनकम्प्लीट हो, या तो रनिंग हो, या टेम्पररी हो, उसे कंटिन्यूस कहते हैं। एक्शन की वो कैटेगरी जो कंप्लीट हो जाए, उसे परफेक्ट कहते हैं। एक्शन की वो कैटेगरी जो इन तीनों से बाहर होती है, यानी कि यहाँ पे इनकम्प्लीट, रनिंग या टेम्पररी, वो सिंपल होती है। कैसे, यहाँ पे ये एक्शन टेम्पररी है, यहाँ आ जाओ, ये हो गया परमानेंट। ऐसी एक्टिविटी बेटा जो परमानेंट एक्टिविटी को दिखाए, ऐसा टेंस जो परमानेंट एक्टिविटी को बताता है, उसे सिंपल कहते हैं। परमानेंट एक्टिविटी भी दो तरीके की है, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैनमेड। नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल वो एक्टिविटी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपने कहा कि बारिश होती है, सूरज पूर्व दिशा में उगता है ना, हवा चलती है, बरसात होती है, तो ये जितनी भी बातें हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है भैया, ये नेचुरल है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक होता है मैनमेड, यानी कि आपकी हैबिट, आपकी डेली रूटीन। जैसे वो खाना खाने के बाद टहलता है, वो उसकी रूटीन है, डेली हैबिट है। वो सुबह इतने बजे ऑफिस जाता है, वो इतने बजे पढ़ाई करती है, वो इतने बजे क्लास लेते हैं, है ना, ये हमारा डेली रूटीन है, जिसको आप बचपन से पढ़ते हो ना, ता है, ती है, ते हैं, वही परमानेंट, वही वाली बात थी। अब हमारा सिंपल भी खत्म, कंटिन्यूस भी खत्म, परफेक्ट भी खत्म। अभी स्टार्टिंग के ना 2-3 कॉन्सेप्ट में आपका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद जैसे ही हम 2-3 के बाद आगे बढ़ेंगे ना, तब देखना आपके कितने तेजी से आंसर निकलते चले जाएंगे। लास्ट पे आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो बच्चे, इसमें हमारा परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट का मतलब ये, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये। परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, दोनों चीजें हैं। तो ऐसे में यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ हमारा एक्शन कंप्लीट भी होगा, कुछ हमारा एक्शन इनकम्प्लीट भी होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है ना, ये सोच में आएगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है, करके दिखाते हैं। देखो, मैंने एक एग्जांपल कहा कि इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग फॉर 3 days। इट इज रेनिंग फॉर 3 days। मैंने सेंटेंस कहा इट इज रेनिंग फॉर 3 days। अभी गलत है, मैं जानता हूँ, आप लोग कई बच्चे ऐसे भड़क गए होंगे कि गुरुजी ये तो गलत लिख दिया आपने, हैज बीन आना चाहिए यहाँ, तो इट इज क्यों लिख दिया, है ना। मैं जानता हूँ। देखो, आज क्या डे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे है क्या, ओके हाँ वेडनेसडे है। ठीक है, आज जैसे आज है हमारा वेडनेसडे, ठीक है, मैंने सेंटेंस कहा इट इज रेनिंग फॉर 3 days, इसका मतलब वो 3 दिन पहले से बारिश हो रही है। वेडनेसडे से पहले क्या होता है, ट्यूसडे, उससे पहले मंडे। तो अगर मैंने कहा कि इट इज रेनिंग फॉर 3 days, इसका मतलब बारिश कब शुरू हुई होगी, मंडे को, ट्यूसडे को भी हुई, वेंसडे को भी हुई। यानी कि अभी काम हमारा आगे और चलेगा, बारिश अभी और होती रहेगी। वेंसडे को भी होगी, थर्सडे को भी होगी, फ्राइडे को भी होगी, सैटरडे, संडे, मंडे, पता नहीं कब तक होगी, वी हैव नो आइडिया।
क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था फ्यूचर इज एन अनजस्टिफाइड, हमें नहीं पता कब तक होगा भैया, फ्यूचर अनजस्टिफाइड होता है। ठीक है, तो हमको ये बात तो क्लियर है कि अभी हमारा ये जो काम है ये अभी हमारा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब रनिंग में है कि नहीं, काम अभी हमारा प्रोग्रेस है, मतलब चल रहा है, रनिंग में है। लेकिन हम ये भी तो श्योर है ना कि ये 3 दिन का जो काम है, ये जो हमारा 3 डेज का जो वर्क है, ये हमारा डन हो गया, यानी कि ये हमारा जो वर्क काम है ये तो कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जैक्टली वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। हो सकता है थोड़ा आपको एडवांस सा लगे, लेकिन अगर ये पार कर लिया आपने तो आगे सब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इट इज रेनिंग फॉर 3 डेज, तो इसका मतलब आज वेडनेसडे है, इससे पहले ट्यूसडे, उससे पहले मंडे, मंडे को बारिश शुरू हुई होगी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, तभी तो 3 दिन बोला। अभी यहाँ पे सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा कि बारिश रुक गई, इसका मतलब अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे कब तक होगा पता नहीं भैया, क्योंकि फ्यूचर अनजस्टिफाइड होता है। ठीक है, हमें ये बात तो कंफर्म है कि काम हमारा इनकम्प्लीट है, यानी रनिंग है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि 3 दिन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट भी हो गया, इनकम्प्लीट भी हो गया, दोनों चीजें आ गई। इसी को कहा जाता है पार्शियल कंप्लीट एक्शन। पार्शियल कंप्लीट एक्शन, जब हमारा एक्शन ऐसा हो जाए कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों दिखाई दे तो उसको कहते हैं पार्शियल कंप्लीट एक्शन, यानी आधा खत्म हुआ। तो जब हमारे पास पार्शियल कंप्लीट एक्शन आना है तो इसका मतलब हमारा रूल भी तो फिर वही वाला बनेगा, तो इज एम आर काट के आ जाएगा हैज बीन, चौथे का रूल लग जाएगा। इसीलिए अब आपको क्लियर हुआ होगा कि बचपन से क्यों ऐसा होता था कि इज एम आर काट करके हैज बीन लगाते थे अगर टाइम आ जाए तो। ठीक है, आप याद करो, जब आपने बचपन में सेंटेंस सुना होगा राम क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलते थे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। वही अगर हम ऐसा कहें कि राम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो सेंटेंस होता था राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो कई बार माइंड में ये सवाल नहीं आया हमारे कि सर यहाँ पे बस टाइम का ही तो फर्क था, टाइम ही तो एक्स्ट्रा लगाना था ना, तो टाइम एक्स्ट्रा लगा दो, इज एम आर क्यों काट रहे हो, हैज बीन क्यों लगा रहे जबरदस्ती में, इज एम आर को इज एम आर ही रहने दो, आगे टाइम जोड़ दो। कहाँ मका वो इज एम आर काट करके जो है हैज बीन का यूज करते थे। तो आज आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों। फिर बताता हूँ, अगर मान लो हमने इज एम आर नहीं काटा होता, ठीक है, इज एम आर प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस में हमने बनाया, कंटिन्यूस क्या कहता है, इनकम्प्लीट दिखाना है भैया, तो ये कंप्लीट बुरा मान जाता है, ये 3 दिन का काम जो कंप्लीट हुआ, ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। परफेक्ट में रखते तो हमें सिर्फ कंप्लीट दिखाना पड़ता, तो ये इनकम्प्लीट गलत हो जाता। हमको तो दोनों दिखाना था ना कि कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है, इसलिए चौथा वाला रूल हमें अप्लाई करना पड़ा। यानी जब हमें ऐसे एक्टिविटी को दिखाना पड़ता है जहां पे हमारा एक्शन कंप्लीट भी हो चुका है और इनकम्प्लीट भी दोनों हो, इसलिए हमें चौथा रूल लगाना पड़ता है, और चौथे रूल में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, क्लियर हो रहा है या वापस तो लेवल थोड़ा और डाउन करूं फिर से? क्लियर हो रहा है आया ना, एक बार ठेंगा दिखा दो। गुड इवनिंग सर जी। लेट क्यों आए हो बेटा, लेट मत आया करो। सर मेरा तो कनेक्ट ही क्लियर हो रहा है। एक बार मैंने सर से ये पूछा था, सर हमारे स्कूल में एक स्कूल इंग्लिश के टीचर थे, मैंने पूछा सर टाइम में हमेशा हैज बीन ही क्यों लगता है, तो वो कह रहे थे कि रूल होता है ऐसा। अच्छा, रूल होता है, अच्छा। हाँ, उन्होंने कभी बताया नहीं कि कोई भी टाइम पीरियड मतलब ये कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है, इसलिए हमने लगाया। बोले चल, रूल है ये टेंस का। यही कारण है कि हम लोगों की इंग्लिश बचपन से ही जड़ें कमजोर हो जाती है। और ये सर वो 9th लॉजिक 10th को पढ़ाते थे। क्या करे यार, लॉजिक चीजें अगर कोई समझा देना तो लाइफ टाइम नहीं भूली जा सकती उन चीजों को। अभी सर हैज बीन हमें पता है, कुछ सेंटेंस में नहीं मालूम पड़ पाता ना कहाँ पर हैज बीन लगाना है। चलो अब क्लियर हो गया ना अच्छे से हाँ कि सर, ऐसा अब क्यों क्लियर होता हो है। गया अभी। हाँ अब मत सर भूलना मेरा जिंदगी में, लगता है ठीक है सर, आज तक समझ में नहीं आया था। ओके, अब क्लियर सर हो गया मेरा नेहा, लगता लेवल हाई हो रहा है। वो कह रहे हैं लेवल थोड़ा हाई। देखो ये जो लेवल हाई हो रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बचपन से आज तक आप सिर्फ रटते थे ना, उसको आप लॉजिक के साथ समझ जाओ कि वो इजेमआर क्यों काटते थे। ठीक है, इजेमआर को काटने का कारण क्या था, वो सर आज आपको मुझे क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो, अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो म्यूट करके रखो, क्योंकि बैकग्राउंड से ना आवाज आती रहती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं।
सर मस्त प्लीज पढ़ाते हो सर। थैंक यू रुचि, थैंक यू कह रही है सर, मस्त पढ़ाते हो आप। थैंक यू वेरी मच। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको यहाँ पे मैंने ये चीज सिखा दी कि क्यों ऐसा होता है कि अगर कभी भी टाइम आ जाए तो हम इज एम आर काट के हैज बीन कर देते हैं। बेटा म्यूट कर दो, वरना अगर मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं अपनी साइड से फिर परमानेंट, कौन है ये है लता मंगेशकर। एयर पॉगलेट, मतलब मुझे करना पड़ेगा क्या? म्यूट करके रखो। मैंने लॉजिक पता कौन चला सर। हाँ ना चलो, मैं बैकअप दे दूंगा तब देख लेना आप। हाँ ठीक है। दे दियो सर प्लीज। सोनिया, यस सर। अरे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। क्रिकेट खेल, म्यूट कर लो पुत्री। और सोनिया 3 घंटे से क्रिकेट खेल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको बोला जाता था ऐसे करके कि सोनिया इज, ये भगवान, एक मिनट बेटा। लता, आप शायद न्यू स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन आपकी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो प्लीज अपने आप म्यूट कर दिया करो। 2 बार मैं आपको म्यूट कर चुका हूँ, देखो फिर अनम्यूट कर दिया। म्यूट कर लो, हाँ ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि आपके पीछे वो बच्चों बच्चों की आवाज आती है ना, तो सब तक आवाज जा रही है वो। चलो, जैसे हमने कहा इसको, लता इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और अब यहाँ पे सॉरी, लता कह रहा हूँ, सोनिया। अब यहाँ पे बस इसका फर्क आ गया 3 घंटे से, इसका ही फर्क आया, हमने पहले पीछे लिख दिया फॉर 3 आवर्स। बाकी सब सेम बचा, सोनिया क्रिकेट खेल रही है। तो अब याद आया आपको, इज एम आर काट के हम कहते थे सोनिया हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। तो अब यहाँ पे इज एम आर काट के हैज बीन क्यों लगाया, आपको लॉजिक क्लियर हो चुका है अब। तो कल को आप, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो डीएसएसबी वगैरह की तैयारी कर रहा है, आपके लिए स्पेशल बताया मैंने, क्योंकि आपको तो टीचर ही बनना है ना आगे जाके। तो कम से कम उस टीचर ने जैसा आपको बोला कि बेटा रूल है रट लो, आप कम से कम आगे किसी को ये मत बोलना। आप कहना हाँ बेटा मैं सिखाती हूँ, और कहीं भूल जाओ तो फिर मेरे से पूछ लेना बाद में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपका थोड़ा सा बेस मैंने क्लियर किया, अब आ जाओ फटाफट अगले नंबर पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यूज ऑफ टाइम विथ टेंसेस। लिखो फटाफट, सिंपल। थोड़ा बेटा मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? 10 मिनट एक्स्ट्रा अगर ले लूंगा तो। परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सर आज मत लेना, बस कल से ले लेना, बस आज क्लास आएगी क्योंकि कल पेपर है ना। अच्छा, चलो कोई नहीं, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी हो जाएगी। चलो सुनो देखो, यूज ऑफ टाइम विथ टेंसेस। अब जैसा हमको पता है कि भैया हमारे पास 4 तरीके के एक्शंस होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सवाल ये है कि किस किस के साथ टाइम आ सकता है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ वरना टाइम वेस्ट होगा, मैं ही बता देता हूँ। देखो, कॉन्टिन्यूस को छोड़ करके इन तीनों के साथ टाइम का यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। थोड़े बहुत टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस का बस आपको ध्यान रखना है। हमने क्या कहा, कंटिन्यूस को छोड़ के तीनों में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज तक आपने इतनी बात पढ़ी होगी कि जो आखिरी वाला होता है उसमें आता है ना, आखिरी वाले में आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूस को छोड़ के तीनों में आते हैं, ठीक है। अब कैसे, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है, उसको बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। बिना एग्जाम्पल के ये चीज क्लियर नहीं होगी, तो उतारो मेरे साथ, फटाफट लिखते रहना। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, स्टार्ट करो। नेहा, एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर से करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा है। फटाफट लिखना, नेहा हैज बीन, राइटिंग थोड़ी मेरी अजीब ही रहेगी तो आप लोग तो अच्छे से लिखना। नेहा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 years. Neha has lived in Delhi for 30 years. तीसरा, Neha is living in Delhi for 30 years. और एक आखिरी, Neha
lives in Delhi for 30 years. अच्छा दूसरा देखो, रुचि has been sleeping. देखो जिसने आज की क्लास मिस करी है ना, कल से उसको दिक्कत होगी। जो जिसने आज क्लास अटेंड नहीं करी और कल से स्टार्ट करेगा, उसको शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आज मैं बेस कवर कर रहा हूँ। रुचि हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours. रुचि हैज slept for 9 hours. रुचि is sleeping for 9 hours. और एक आखिरी, रुचि sleeps for 9 hours. ये 4 सेंटेंस लिख दो फटाफट से, जल्दी जल्दी हाथ चलाना बच्चों, और हो जाए तो ठेंगा दिखा देना। शाबाश, 1 2 3 4। बाकी बच्चे भी फटाफट नोट करो। कंचू हो गया डन? अरे वाह, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। शाबाश, जल्दी जल्दी हाथ चला। लास्ट है। ओके, वेरी गुड। सुमीरा, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ से? चलो डन 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 डन। सर हो गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे यहाँ सारे क्वेश्चंस को। देखो पहला है, नेहा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 years. इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या कहेंगे बच्चों? रुक जा। बताओ, अगर हम फर्स्ट वाले को हिंदी में पढ़ें, नेहा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 years, तो हम इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? नेहा 30 साल से दिल्ली में रह रही है। दिल्ली में रह रही है। ठीक है बेटा, आपके पीछे जो बच्चा है उसको बोल दो कि वो आंसर ना करे, सिर्फ आप आंसर करो। ठीक है, चलो। तो नेहा 30 साल से अरे 30 साल लिखा है ये तो। अबे यार, इतनी तो ये है भी नहीं। नेहा भी सोच रही होगी गुरुजी बुढ़ा बना दिया। चलो, तो यहाँ पे अपने हिसाब से 1 2 कम कर लो। देखो यहाँ पे मीनिंग आ रही है, नेहा 30 साल से दिल्ली में रह रही है। अगर हम इस वाले को फर्स्ट को पढ़ें तो रुचि हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours. रुचि 9 घंटे से सो रही है, यही मीनिंग बनेगी ना, है ना? अच्छा, इसका आप सेकंड वाला देखो, नेहा हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 30 years. इसकी क्या मीनिंग बनेगी, कोई बताएगा? यस सर, नेहा दिल्ली में 30 साल से रह रही थी मतलब रह रही है। तुम भगा दो उसको, इतना बोलो वो भाग जाएगी। रह रही थी, रह रही है, रह रही होगी, है? सारी करवा लो। अच्छा, और नेहा बच्चे 30 साल दिल्ली में रह चुकी है। रह चुकी है। अच्छा जी, रहती है सर, 30 साल से दिल्ली में रहती है। रहती है। ओके, चलो जी। रुचि आप बताओ। सुमीरा, कंचू, लता, मोनिका, प्रिया, अरे आप लोग भी तो बोलो। चलो बढ़िया, शाबाश। अब बाकी बच्चे एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। देखो मैं समझा देता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि नेहा 30 साल दिल्ली में रह चुकी है, यानी कि वो अब नहीं रहती, वो पलायन कर गई यहाँ से, है ना? यहाँ से वो माइग्रेट हो गई। नेहा से ही पूछ लेते हैं। नेहा बेटा कहाँ रहती है? बेटा दिल्ली में रहती है? सर 30 साल से दिल्ली में 30 साल रहे हैं। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ रहती हो, दिल्ली में रहती हो? हाँ कहाँ सर, रहती हो? हाँ, अब वो लोग कह रहे हैं कि तुम जा चुकी हो, तो मैंने कहा एक बार आप इसे दिल्ली में ना कि तुम रह रही हो कि कहाँ है आजकल। देखो भाई, ये तो कह रही है कि मैं रह रही हूँ, अब आप लोग कह रहे हो रह चुकी है, यानी कि जा चली गई, तो ये तो रह रही है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो अब मैं समझाता हूँ असली मीनिंग क्या थी, सुनना ध्यान से, बिल्कुल मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। हमने बात यहाँ पे ये करी कि कॉन्टिन्यूस को छोड़ करके तीनों में टाइम आएगा, लेकिन जो छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई मैंने किए थे उसको सीखो। अगर कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम आता है ना, तो ये दिखाता है, लिखो साथ में, प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, जिस तरीके से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी अपने पेड बैच वाले में इस तरीके से इतनी डीप में जाकर के पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप में से कोई पहले भी बैच ले रखा हो तो उसको पता चल रहा होगा, इतनी डीप सर में मैं मैंने पहली लिया बार। है।
हाँ सर, मुझे इतनी डीप पता में चल पहली रहा है, बार पढ़ा रहा हूँ। मुझे चल रहा है। सर अब नालायक हो गए ना, छोड़ दिया इसलिए। चलो, अगर कभी भी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आए तो ये दिखाता है प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन। अगर कभी भी हमारे पास परफेक्ट के साथ टाइम आए तो ये दिखाता है एंड ऑफ ड्यूरेशन। और सबसे मजेदार बात ये होती है बच्चों कि इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। लिख लो जल्दी से, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। ठीक है, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, सेम कैसे है? चलो अभी दिखाता हूँ। और इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल का बन चुका है वो भी आपको अभी हाथों हाथ करवाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने कहा इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। कैसे सेम होती है, ध्यान से सुनना आप। फर्स्ट की मीनिंग आ रही थी कि नेहा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। नेहा 30 साल से दिल्ली में रह रही है। दूसरा, नेहा हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 30 इयर्स। इसका मतलब है कि नेहा को दिल्ली में रहते हुए 30 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 31st इज गोइंग ऑन। समझ गया? मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, काम अभी भी प्रगति पर है, चल रहा है काम, रहने का काम अभी भी जारी है कि नहीं? दोनों की मीनिंग सेम, बोलने का तरीका अलग अलग है। सर ये पैसिव में भी है सर ये। नहीं, एक पैसिव में बार एक्टिव है। मैं फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी, हड़बड़ी मत करो। जैसे मान लो कि किसी ने मेरे से पूछा कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो, तो मैं दो तरीके से आंसर कर सकता हूँ। पहला तरीका, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। दूसरा तरीका, मुझे पढ़ाते हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। बात तो एक ही है ना, दोनों में बात तो एक ही है। 8 साल हो चुके हैं यानी कि 9th इज गोइंग ऑन। बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है। हाँ कि ना? क्लियर हुआ? यही इंग्लिश में बोल लो। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years, आई हैव टॉट फॉर 8 years। मीनिंग एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। सीखे कुछ नया? तो आज तक आप जिन बातों को आप इस तरीके से बोलते थे उसको आप ऐसे भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा। वो एक ही बात है, दोनों में बोलने का तरीका अलग अलग है, मीनिंग सेम है। सर एक क्या? पोर्शन पढ़ा, क्या? ये जैसे आपने समझाया था कि नेहा हाँ, को रहते हुए 30 साल हो चुके, एक बार समझाना सर ये। अच्छा देखो, नेहा फर्स्ट वाला है, नेहा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 years। नेहा 30 साल से दिल्ली में रह रही है। नेहा हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 30 years। नेहा को दिल्ली में रहते हुए 30 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 31st इज गोइंग ऑन, यानी 31वां चल रहा है। अब जैसे इसको देखो, रुचि हैज बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। रुचि 9 घंटे से सो रही है। और रुचि हैज स्लेप्ट फॉर 9 hours, यानी रुचि को सोते हुए 9 घंटे पूरे हो चुके हैं, यानी कि इसके आगे टैलेंट इज गोइंग ऑन, मतलब 10th इज गोइंग ऑन, है ना? टैलेंट ही है वो एक तरीके से, 9 घंटे से ज्यादा। समझ गए मेरी बात को? दोनों की मीनिंग सेम ही है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सबको? एक बार ठेंगा दिखाओ जल्दी से। ठीक है सर। ऐसे दिखा दो, जिन बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखा है तो ठेंगा दिखा दिया करो। रुचि पूछी जितने भी बच्चे हैं, यस, तो मुझे क्लियर हो जाएगा ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आ जाओ। नेहा इज लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 years। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, मैंने पहले ही कहा था कि कंटिन्यूस के साथ टाइम नहीं आता तो लिख लो नॉट पॉसिबल, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भी सिखाया था मैंने, ठीक है, पीछे ही बता दिया था, नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हमारा गलत है सेंटेंस, ये काट दो, उस हिसाब से ये भी काट दो, दोनों गलत है। अब आ जाओ चौथे पे, नेहा लिव्स इन दिल्ली फॉर 30 years और नेहा रुचि स्लीप्स फॉर 9 hours। अब इसको देखो बच्चों, रुचि स्लीप्स फॉर 9 hours। अगर मैं ये कहूँ कि रुचि 9 घंटे सोती है, ऐसा सेंटेंस हो सकता है ना भाई, उसकी डेली हैबिट है भाई, वो जो है मैं 12 घंटे भी सोती हूँ, अरे बहुत बढ़िया। और रुचि स्लीप्स फॉर 9 hours, रुचि 9 घंटे सोती है। जैसे किसी की हैबिट है कि हाँ भाई वो डेली 9 घंटे सोती है, उसके बाद वो उठ के अपना काम धाम करती है, ठीक है, पॉसिबल है ऐसा? ओके। नेहा लिव्स इन दिल्ली फॉर 30 years। अब आप लोग इसको ऐसे बना रहे होंगे कि नेहा 30 साल से दिल्ली में रहती है, ऐसे कुछ बना रहे हो ना, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में यही आ रहा होगा, नेहा 30 साल से दिल्ली में रहती है। छोटी सी बात बताओ बच्चों, क्या हमने से वाला वर्ड यहाँ यूज किया था? नहीं किया था, क्योंकि से लगा देंगे तो कंटिन्यूटी बन गई ना हमारी, तो से तो लगा ही नहीं सकते। सीधा हमने कहा रुचि 9 घंटे सोती है। वैसे यहाँ जाओ, नेहा लिव्स इन दिल्ली फॉर 30 years, तो से वाला वर्ड यहाँ भी मत लगाओ। तो यहाँ मीनिंग क्या बनी?
नेहा 30 साल दिल्ली में रहती है, तो थोड़ा अटपटा बन गया ना सेंटेंस। नेहा 30 साल दिल्ली में रहती है, थोड़ा अजीब सा बन गया, है ना। तो बच्चों यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि जब हमारे पास ये वाला सेंटेंस लिखा गया तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट था, ग्रामर से करेक्ट था, और प्रैक्टिकली भी करेक्ट था, मतलब मीनिंग भी आ रही है इसकी। ठीक है, इस पे आ जाओ। अगर ग्रामर से वो सही है तो जाहिर सी बात है ये भी सही होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली गलत हो गया, है ना। अजीब सी मीनिंग आ रही है कि नेहा 30 साल दिल्ली में रहती है। अगर ये सेंटेंस प्रैक्टिकली गलत है तो गलत है, ये सही है। तो बच्चे आपको यही सिखाना चाह रहा था मैं इतनी देर से कि सिंपल के साथ टाइम सिर्फ तब आता है, कब आता है, ओनली हैबिट। याद रहेगा, सिंपल के साथ टाइम कब आता है, ओनली हैबिट। तो ये देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन ओनली हैबिट था ना, रुचि स्लीप वाला, जबकि ऊपर वाला हैबिट नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। इसीलिए नीचे वाला सही था और ऊपर वाला फोर्थ वाला गलत था। क्लियर है? एक बार ठेंगा दिखाओ जल्दी से, फिर वो एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो आपके सर पेपर में पहले आ चुका है। सर एक बार फोर्थ वाली की हिंदी दोबारा समझाना। फर्स्ट का फोर्थ या सेकंड का फोर्थ? फर्स्ट का फोर्थ सर। देखो दोनों में ना आप से वाला वर्ड गैप करके पढ़ो। नीचे वाला तो बन रहा है ना, नेहा 30 घंटे सोती क्या बोल रहा हूँ मैं, रुचि 9 घंटे सोती है, बन रहा है। जैसे निशांत 6 घंटे पढ़ता है, ज्यादा ही पढ़ते हो शायद तुम तो, ठीक है। वो 4 घंटे खेलता है, मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ, ऐसी बात, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं बोल सकते ना निशांत 30 साल दिल्ली में रहता है, बोल सकते हो कभी 30 साल दिल्ली में रहता है? समझ रहे मेरी बात? तो वो गलत हो गया, प्रैक्टिकली गलत हो गया वो चीज, तो इसलिए वो गलत हो गया। तो सिर्फ हैबिट वाले केस में टाइम लगा सकते हो। अब आ जाओ बेटा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, लिखो जरा मेरे साथ, फिर इसको खत्म करते हैं। द ओल्ड मैन हु इज लिविंग, हु इज वेटिंग outside lived here for more than 5 years, but he has never created any problem. ये सेंटेंस है, द ओल्ड मैन हु इज वेटिंग आउटसाइड lived here for more than 5 years, but he has never created any problem. ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है एक बार। तो अब देखो इसमें गलती कहाँ थी, पहले एक बार अपने आप बताने की कोशिश करें, फिर मैं हूं। मैं बोलो, सिखा चुका हूं, करो कोशिश। लता नहीं सर इसमें पता? दिन आएगा सर? हैज बीन आएगा सर, कहाँ पे? सर इसमें टाइम दे रखा 5 साल से। क्या पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रही हूँ सर। बताना है या पूछना नहीं है अभी? लता है कुछ पता? बताओ भाई साहब, सबके सिट्टी पिट्टी गोल हो गए भाई। अभी इतना ऐसा ना सिखा है, एक लट लाओ और मारो कैमरे पे सबके। चलो हाँ भाई रुचि, सर आप बता दो, नहीं आ रहा। सर इसकी हिंदी बताओ। अरे भैया तुम लोग तो बस प्लीज आएगा। सूर्यवंशम वाले खीर खिला दूंगा। देखो यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, फॉर मोर देन 5 years, ये हमारे पास टाइम वाला फ्रेम आ गया पूरा, है ना। सिंस आएगा सर। अब देखो बेटा, सुनो सुनो सुनो, ये टाइम वाला पार्ट आ गया हमारा। अब इससे पहले वाली लाइन में पढ़ो, इससे पहले हमारे पास वर्ब कहाँ लिखा है? ये रहा। एक है Is waiting, repeating एक ये भी तो और है, left। 2 है। अब ये बताओ कि सबसे पास वाले वर्ब पे असर पड़ेगा या दूर वाले वर्ब पे असर पड़ेगा? पास वाले पास वाले पे। पास वाले का पड़ेगा ना सर। पास में लिव लिखा है या वेट लिखा है? सर लीव भी लिखा वेट। हाँ, अरे पास में तो लिव है ना, इसके टाइम के, टाइम के टाइम पास के तो तो सर पहले लीव है लिव ना है। अकॉर्डिंग टू। हाँ ठीक है, वो वेटिंग वाला वर्ड तो दूर है, तो लिव वाले पे असर पड़ेगा ना।
अब देखो यहाँ चेंज कैसे होगा, सुनो ध्यान से। मैंने आपको एक ट्रिक बहुत पहले भी सिखाई थी और पिछली क्लास में बोला होगा शायद, कि अगर कभी भी, बेटा म्यूट करो एक बार, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में WH फैमिली किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, कोई भी, तो क्या करो, अपने सेंटेंस को उतना मिटा करके पढ़ लो, मतलब उसका जहां तक कंटेक्स्ट है ना उतना मिटा के एक बार पढ़ो। यहाँ से पढ़ना एक बार, हु इज वेटिंग आउटसाइड को मिटा दो, अब पढ़ो क्या बना, द ओल्ड मैन लिव्ड हियर फॉर मोर देन 5 years, ऐसा कुछ बना। कौन सा टेंस बना, ये सिंपल पास्ट बना कि नहीं बना, द ओल्ड मैन लिव्ड हियर, सिंपल पास्ट बन गया। अभी आपको मैंने एक बात सिखाई थी कि सिंपल के साथ टाइम कब आता है, सिर्फ और सिर्फ हैबिट में, ठीक है। तो भैया ये हैबिट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। अब इसको सही करने का दो रास्ता है, कैसे, या तो कहो ऐसे हैज लिव्ड, या तो करो हैज बीन लिविंग, दोनों सही है। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? जिसको क्लियर है एक बार ठेंगा दिखाओ जल्दी, जिसको क्लियर है जल्दी से एक बार ठेंगा दिखा। दोनों ही सही है, हैज लिव्ड भी सही है और हैज बीन लिविंग भी सही है। हैज लिव्ड लगाते तो मीनिंग आती वो बूढ़ा व्यक्ति, उस बूढ़े व्यक्ति को यहाँ रहते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और अगर हम हैज बीन लिविंग लगा रहे हैं तो मीनिंग आ रही है उस बूढ़े व्यक्ति को, वह बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे 5 साल से ज्यादा टाइम से रह रहा है। बात तो एक ही है ना। हाजी रुचि, रुचि, सुमा, मोनिका, प्रिया, नेहा, मानन, सर हमसे सर जो टाइम दे रखा उसके पास जो वर्ब होगी सिर्फ वही देखेंगे जो पास होगी, चाहे अब मान लो सेंटेंस में एक वर्ब आई होती तो उसको चेक कर। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल जो भी सबसे पास है, ये ट्रिक है कि जो भी सबसे पास है। वैसे तो दूसरा मैंने मेनली तरीका बता ही दिया है कि WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उतना पार्ट मिटा के पढ़ लिया करो, क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आएगा। उसके हिसाब से WH फैमिली के हिसाब से जो उसका वर्ब आई हुई तो वो करेक्ट आई हुई है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हो गया। अब देखो इसका क्वेश्चन DSSB वगैरह में क्या होता है कि हैज लिव्ड दिया जाता है एग्जाम में, बच्चों को लगता है अरे बाप रे तो गलत है, हैज बीन आना चाहिए, वो काट के उसको सही कर देते हैं। अरे भाई वो गलत हो गया आपका आंसर। ऑलरेडी जब कोई चीज सही लिखी है तो उसको काटना ही क्यों, है ना। तो अगर हैज लिव्ड लिखा है तो नो एरर पे टिक मारना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हैज बीन लिविंग कर देंगे काट के, अरे ऑलरेडी सही है तो उसको क्यों सही करें, समझे। ऐसे बच्चे तभी कंफ्यूज होते हैं ना कि जब दोनों ही सही बन रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए दोनों तरीके पता होने चाहिए। चलो तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कुछ ज्यादा ऊपर से ना जाने लग जाए चीजें। मजा आया कि नहीं आया, एक बार कैमरा तो ऑन कर लो भैया कम से कम सारे। सर हु इज वेटिंग सर मेरा आउटसाइड तो के कुछ साथ कोई चेंज नहीं नहीं होगा? नहीं उसके साथ क्यों चेंज होगा, सर जरा 2 पेज पीछे करना। 2 पेज पीछे कर ले, अभी करते हैं। हाँ अब एक बार कैमरा वैमरा ऑन कर लेते हो ना तो मेरे को थोड़ा सा लगता है हाँ जी अकेला नहीं पढ़ रहा मैं, वरना लगता है ऐसे जंगल में बैठ के पढ़ रहा हूँ मैं। एक और एक और बार, चलिए जी मालिक, अब ठीक है। सर जो सर आज हाँ जो बस। कंसेप्ट कराए इसके कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है जी मालिक, बिल्कुल ठीक है। जितने कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना सबके मैं क्वेश्चंस भी देता रहूंगा साथ साथ में, ताकि आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको उसकी PDF दे दूंगा, अपने आप घर बैठ के सॉल्व करो। चलो एक बार कैमरा ऑन कर लो भैया, मैं देखता हूँ। अच्छा अभी मैं समझ गया, आप ना ऐसे भूत से बने हो तो लाइट वाइट जो है उसकी वजह से पता नहीं चल पाएगा, इसलिए कई तो इस चक्कर में भी ऑन नहीं करता सर जी कि मेरा तो कैमरा ही बेकार है, जबकि आईफोन ले रहे हैं फिर भी कैमरा बेकार है गुरु जी मेरा। चलो ये तो चली गई क्या गोलू, राशि यहाँ है, गोलू तो चली गई। ओके एवरीबॉडी, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद। ठीक है, किसी को कोई डाउट वाउट है क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। ओके बाय बाय। आज ही से लोग चलते हैं।